कब्ज़ क्या है? एक सप्ताह में तीन बार से कम मल त्याग करना तकनीकी रूप से कब्ज़ की परिभाषा है। आमतौर पर कब्ज़ को परिभाषित करने वाली अन्य मुख्य विशेषताओं में कुछ और चीज़ शामिल हैं, जैसे आपका मल सूखा और सख्त है, आपका मल त्याग करने पर काफ़ी दर्द होता है और मल त्याग करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अपनी आंत को पूरी तरह से खाली नहीं किया, यानी फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। सो दोस्तों, सबसे पहले वृद्ध लोग कम सक्रिय होते हैं, धीमी उनकी जीवनचर्या होती है और उनके पाचन तंत्र के साथ साथ कम मांसपेशियों में कई बार संकुचन शक्ति हो सकती है। तो पर्याप्त उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ नहीं खाने की वजह से भी कब्ज़ की समस्या हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के रोग और पाचन संबंधी विकार भी कब्ज़ की समस्या को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कब्ज़ कैसे होता है। कब्ज़ इसलिए होता है क्योंकि आपका कोलोन मल से बहुत अधिक पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे मल कई बार अच्छा तरल पदार्थ में रहता है और जब ये नहीं होता तो वह सूख जाता है और सख्त हो जाता है और इसको पुश करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। यदि आपको कब्ज़ है तो भोजन पाचन तंत्र से बहुत धीमी गति से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में मल ड्राई और हार्ड बाहर निकालने में काफ़ी कई बार मुश्किल हो सकती है। क्या कब्ज़ आंतरिक क्षति या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है? जी हाँ, आपके मलाशय में सूजन, सूजी हुई नसें, इस स्थिति को दोस्तों बाइल्स यानी बवासीर भी कह सकते हैं। कठोर मल से आपकी एनल कैनाल की परत में काफ़ी कट लग सकता है, जिसे एनल फिशर कहा जाता है। पाउच में एक इन्फेक्शन जो कभी कभी स्टूल से कोलोन की वाल बनाता है, कई बार फंस जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। इस स्थिति को डाइवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। मलाशय और गुदा में बहुत ज़्यादा स्टूल का इकट्ठा होना, इस स्थिति को फीकल इन्फेक्शन कहते हैं। मल त्याग के लिए जो लगाने से आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये मांसपेशियां आपके स्टूल के रास्ते को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कब्ज़ होने के क्या कारण हैं। पहला कारण है कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ लेना। देन सेकंड, पर्याप्त पानी नहीं पीना। तीसरा, पर्याप्त व्यायाम नहीं करना। चौथा, आपकी नियमित दिनचर्या में बदलाव, जैसे यात्रा करना और खाना या अलग अलग समय पर बिस्तर पर जाना। देन फिफ्थ है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस यानी तनाव। कब्ज़ पैदा करने वाली दवाओं में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन शामिल हैं, जैसे दोस्तों दर्द की दवाएं जैसे कोडीन और मॉर्फिन। देन सेकंड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। कुछ इंपॉर्टेंट दवाई हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें SSRI सेलेक्टिव सीरोटिक रीअपटेक इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी शामिल हैं। कैल्शियम या एल्यूमिनियम युक्त एंटासिड्स, आयरन की टैबलेट्स, एलर्जी की दवाएं जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स जैसे क्लोजापिन, ओलेंजापिन, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जैसे फेनाइटाइन एंड गैबापेंटीन, एंटी नॉजिएटिक ड्रग जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन। कब्ज़ पैदा करने वाली चिकित्सा और स्वास्थ्य कंडीशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट शामिल हैं, जैसे एंडोक्राइन कंडीशंस, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, यूरेमिया एंड हाइपरकैल्शीमिया, कोलोरेक्टल कैंसर, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायबिटिकुलर डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रोक, लेजी बाउल सिंड्रोम, इसमें कोलोन बुरी रूप से सिकुड़ता है और मल को बनाए रखता है। आंतड़ियों में रुकावट यानी ऑब्स्ट्रक्शन, पाचन तंत्र के डिसऑर्डर्स जैसे फिस्टुला, कोलोनिक एट्रेजिया, वॉल्वुलस इंटरसेप्शंस, इम्परफोरेट या मैल रोटेशन, अमाइलोडोसिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी। दोस्तों, अब जानते हैं कब्ज़ के लक्षण क्या है। कब्ज़ के लक्षणों में इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो इस प्रकार हैं। सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग करना, आपके मल का सूखापन, सख्तपन या गांठदार होना, आपका मल मुश्किल से पास आउट होना या दर्दनाक होना, आपको लगता है कि किसी गतिविधि के बाद आपने अपनी आंतें पूरी तरह से खाली नहीं की हैं। कब्ज़ से जानी हुई जटिलताएँ दोस्तों अभी हमने डिस्कस की है, जैसे कि बवासीर, एनल फिशर और कई कंडीशंस में मल जिससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्रोनिक कब्ज़ के कारण कठोर मल का संचय हो जाता है जो आपके हाथों में कई बार फंस सकता है और ये काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। रेक्टल प्रोलैप्स, मल त्याग करने के लिए दबाव डालने के मलाशय की एक छोटी सी मात्रा कई बार फैल जाती है और गुदा से बाहर निकल सकती है। दोस्तों, अब कब्ज़ का निदान जानते हैं। सर्टेन लैब टेस्ट किए जा सकते हैं इनिशियली, जैसे ब्लड और यूरिन टेस्ट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, अनीमिया, डायबिटीज़। देन एक मल का नमूना भी लिया जा सकता है
यानी बायोप्सी ली जा सकती है एनल या रेक्टल के द्वार पर, जो आपको कई बार सूजन और कैंसर के संकेतों की लक्षणों की जांच भी हम कर सकते हैं। देन इमेजिंग टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और लोअर जीआई ट्रैक्ट सीरीज भी की जा सकती है। दोस्तों सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के साथ हम बायोप्सी ले सकते हैं और ये नमूना लैब में भेजा जा सकता है, जिससे कई बीमारियों की पुष्टि की जा सकती है। कोलोरेक्टल ट्रांजिट स्टडी, इन परीक्षणों में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक छोटी सी खुराक का सेवन करना शामिल है, या तो गोली के रूप में या भोजन के रूप में, या फिर समय की मात्रा और कैसे पदार्थ आपकी आंतों के माध्यम से चलता है, ये हमें इस जांच में पता लगता है। बलून डिफ्लेशन टेस्ट एंड एनोरेक्टल मैनोमेट्री, तो ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे दोस्तों हमें कब्ज का पता लग सकता है। कब्ज का इलाज कैसे किया जाता है? क्रोनिक कब्ज के लिए उपचार आमतौर पर आहार और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ शुरू होता है, जिसका उद्देश्य उस गति को बढ़ाना है। डाइट में ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए, जैसे दलिया, सलाद, पपीता। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे सबगोल, हस्क पाउडर, लैक्टुलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आदि भी मददगारक हो सकते हैं। ज़्यादा पानी पीना चाहिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको कब्ज से निजात दिला सकता है और आराम दिला सकता है। तो दोस्तों कब्ज के सिम्टम्स को आप समय से पहचानिए और अपने चिकित्सक से मिलिए। अपने थोड़े बहुत डाइट और लाइफ स्टाइल के चेंजेस से आप कब्ज पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। धन्यवाद।